नई दिल्ली के दिल में खड़ा एक ऐसा ऐतिहासिक भवन जहां हर दीवार ने दुनिया के सबसे बड़े फैसले होते देखे हैं, जहां रुकने वाले सिर्फ मेहमान नहीं होते बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति की दिशा तय करने वाले लोग होते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उसी हैदराबाद हाउस की, जहां हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ठहरे थे। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस एक इमारत को ही दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं के लिए क्यों चुना जाता है? इसके अंदर ऐसा क्या खास है जो आम लोगों की नजर से अब तक छुपा रहा? कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो आम इंसान के लिए कभी खुलते ही नहीं, कुछ कमरे ऐसे हैं जिनकी तस्वीर तक सार्वजनिक नहीं की जाती, और कुछ फैसले ऐसे लिए जाते हैं जिनकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। आज इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे हैदराबाद हाउस के उन रहस्यमयी कमरों में, उन बेहद चौंकाने वाले राजों के बीच जिनका जिक्र इतिहास की किताबों में भी नहीं मिलता। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज सिर्फ एक इमारत की नहीं, पूरी दुनिया की सोच और शक्ति के खेल की कहानी खुलने वाली है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया की निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिकी हैं। ब्रेकिंग न्यूज के फ्लैश लगातार चमक रहे हैं और हर कोई बस यही जानने की कोशिश कर रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आखिरकार भारत की मिट्टी पर कदम रख चुके हैं। लेकिन जो दृश्य टीवी पर दिखाई दे रहा है वह केवल एक झलक है। असली कहानी तो उस इमारत के बंद दरवाजों के पीछे घटित हो रही है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग अनजान हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के उस रहस्यमयी किले की, जिसे पूरी दुनिया हैदराबाद हाउस के नाम से जानती है। ये सिर्फ ईंट और पत्थर का निर्माण नहीं है, बल्कि वह जगह है जहां 2025 में विश्व की तकदीर के बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। दिल्ली में खड़ा यह शाही महल, जिसकी दहलीज पर कदम रखते ही अमेरिका और यूरोप जैसी महाशक्तियां भी अपनी अस्मिता महसूस करती हैं। पुतिन के स्वागत में बिछी लाल कालीन बताती है कि भारत अब ग्लोबल सीन पर कितना मजबूती से अपनी पहचान बना चुका है। वहीं इतिहास की वो शानदार अय्याशी जो 1928 में ही अपनी दौलत की बौछार के लिए मशहूर थी, आज उसी छत के नीचे 2025 के वैश्विक कूटनीतिक खेलों की रूपरेखा लिख रही है। और वह तितली के आकार का रहस्यमयी नक्शा, जिसे अंग्रेजों ने बनाने में अपनी जान तक झोंक दी थी, आज भारत की शक्ति को दर्शा रहा है। उस मेज पर जहां कभी हैदराबाद के निजाम अपनी दौलत और विलासिता का नशा महसूस करते थे, आज प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन बैठकर ऐसी रणनीति बना रहे हैं जिसने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी। 170 करोड़ रुपए मूल्य के उस आलीशान बंगले की दीवारों में अब भी हैदराबाद के निजाम के राज छुपे हैं, जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। जब पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी महल के कॉरिडोर में कदम बढ़ा रहे थे, तो वह केवल चल नहीं रहे थे, बल्कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी महाशक्तियों को एक गुप्त और सटीक संदेश भेज रहे थे, जिसकी गूंज वॉशिंगटन तक महसूस की जा रही है। अब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं और चलते हैं उस दौर में जब भारत अंग्रेजों के शासन में था। लेकिन उस समय ऐसा शख्स भी था जिसकी दौलत के आगे अंग्रेज भी घुटने टेकते थे। यह कहानी 1920 के दशक की है, जब दिल्ली को नई राजधानी बनाया जा रहा था। उस समय भारत में 500 से ज्यादा रियासतें थीं, राजा महाराजा थे, लेकिन उन सब में एक ऐसा शख्स था जिसका रुतबा, अकड़ और खजाना किसी की कल्पना से परे था। वो थे हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान, जिनकी दौलत आज के एलन मस्क या जेफ बेजोस जैसी रईसों के सामने भी नगण्य लगती थी। अगर उस समय की दौलत की तुलना आज के हिसाब से की जाए तो निजाम के आगे वह सब कुछ तुच्छ था। टाइम मैगजीन ने उन्हें उस समय दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया था। तो हुआ यूं कि जब दिल्ली में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी राजाओं की संसद बन रही थी, तब अंग्रेज चाहते थे कि सभी बड़े राजा दिल्ली में अपना अपना घर बनाएं। लेकिन निजाम को कोई सामान्य घर नहीं चाहिए था। उन्हें चाहिए था एक ऐसा महल जो वायसराय हाउस, जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, उसकी आंखों में आंखें डाल सके। निजाम का कहना था कि मैं भारत का सबसे अमीर आदमी हूं, मेरा ठिकाना ऐसा होना चाहिए कि जिसे देखकर लंदन में बैठे रानी को भी रश हो जाए। और इसी जिद, इसी एटीट्यूड ने जन्म दिया उस इमारत को जिसे आज हम हैदराबाद हाउस के नाम से जानते हैं। यह महल सिर्फ रहने की जगह नहीं था, बल्कि यह निजाम के अहंकार और शान का एक भव्य स्मारक भी था। उन्होंने अपनी तिजोरी का मुंह खोल दिया और 1926 से 1928 के बीच इस महल को बनाने में 1,70,00,000 रुपए खर्च कर दिए। आप सोच सकते हैं कि उस जमाने का 1 रुपया आज के हजारों रुपयों के बराबर था। यह पैसा किसी सरकार का नहीं था, यह पूरी तरह से निजाम की व्यक्तिगत दौलत थी। वह यह दिखाना चाहते थे कि दिल्ली भले ही अंग्रेजों की राजधानी हो, लेकिन शान और शौकत हैदराबाद की ही चलेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महल का डिजाइन कोई साधारण डिजाइन नहीं था? इसके नक्शे में एक रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग नोटिस कर पाते हैं। आखिर क्यों इसे तितली के आकार में बनाया गया और इसके पीछे की असली वजह क्या थी? यह सवाल आपके दिमाग को भी परेशान कर रहा होगा। जैसे ही बात डिजाइन की आई, निजाम ने किसी आम आर्किटेक्ट को नहीं चुना। उन्होंने यह जिम्मेदारी सौंप दी सर एडविन लुटियंस को, वही लुटियंस जिन्होंने पूरी नई दिल्ली और इंडिया गेट को डिजाइन किया था। लेकिन निजाम ने लुटियंस के सामने एक शर्त रखी कि यह इमारत मुगलिया शान और यूरोपियन वन क्लास का ऐसा मिश्रण हो जो पूरी दुनिया में दूसरा न हो। लुटियंस, जो खुद एक जीनियस थे, ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कागज पर एक ऐसा नक्शा तैयार किया जिसे एक चमत्कार ही कहा जा सकता है। अगर आप हैदराबाद हाउस को ऊपर से देखें
चाहे ड्रोन से या सैटेलाइट से, तो आपको यह इमारत एक विशाल तितली यानी बटरफ्लाई के आकार में नजर आएगी, जिसके पंख फैलाए हुए हैं। यह डिजाइन केवल सुंदरता के लिए नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक उद्देश्य था। तितली के आकार का मतलब था कि महल के हर कोने और कमरे में सूरज की रोशनी और ताजी हवा पहुंच सके। इसे बटरफ्लाई शेप आर्किटेक्चर कहा जाता है। यह महल लगभग 8 एकड़ में फैला हुआ है। सोचिए, दिल्ली के सबसे महंगे इलाके में 8 एकड़ जमीन। इसका आर्किटेक्चर इंडो-सारा सैनिक शैली का बेहतरीन नमूना है। इसमें आपको मुगलिया गुंबद नजर आएंगे और साथ ही यूरोपियन पिलर्स भी, जो इसकी भव्यता और शाही एहसास को दोगुना कर देते हैं। निजाम ने इस महल में मेहराबों का इस्तेमाल करवाया, जो इस्लामी वास्तुकला की पहचान है, लेकिन इसकी मजबूती, फिनिशिंग और हर इंजीनियरिंग का काम पूरी तरह ब्रिटिश था। ये वास्तव में लुटियंस का मास्टरपीस माना जाता है। कहा जाता है कि जब यह महल बनकर तैयार हुआ तो वायसराय हाउस के बाद यह दिल्ली की सबसे भव्य इमारत बन गई थी। इसमें लाल बलुआ पत्थर और ढोलपुर का पत्थर सब कुछ बारीकी से चुना गया था। निजाम चाहते थे कि जब वह इस महल की बालकनी में खड़े हों तो दिल्ली का पूरा दृश्य उनके कदमों में नजर आए, और लुटियंस ने ठीक वैसा ही उन्हें दिया। लेकिन महल के अंदर की विलासिता, लग्जरी और सजावट इतनी अद्भुत थी कि उसे देखकर किसी भी बड़े राजा का दिल भी दहल जाता। अंदर के कमरे, फर्नीचर और हर वस्तु, सब कुछ अपने आप में इतिहास की मिसाल थी। चलिए, अब हम आपको इस महल के अंदर ले चलते हैं, जहां आज भी हर दीवार में इतिहास की सांस मौजूद है। जैसे ही आप हैदराबाद हाउस के भारी लोहे के गेट से प्रवेश करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। बाहर दिल्ली का शोर और गाड़ियों की हाहाकार है, लेकिन अंदर एक रहस्यमयी और अजीब सी शांति फैली हुई है। सबसे पहले आपकी नजर पड़ती है इसके विशाल गुंबद पर। यह गुंबद जमीन से 55 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जो इसकी भव्यता को और बढ़ा देता है। एंट्रेंस हॉल के बीचों बीच ऊपर देखने पर जो नक्काशी और झूमर आपको दिखाई देते हैं, वे आज भी उतने ही चमकते हैं जितने 1928 में चमकते थे। निजाम ने इसके इंटीरियर पर पैसा पानी की तरह बहाया था। फर्श पर बिछी कालीनें खास तौर पर फारस, आज का ईरान से मंगवाई गई थीं। दीवारों पर यूरोप के मशहूर चित्रकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स लगी थीं। फर्नीचर ऐसा कि इसे बनाने में सालों लग गए। इस महल में जनाना यानी महिलाओं के लिए अलग हिस्से बनाए गए थे, जहां पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन होता था। लेकिन आज जब व्लादिमीर पुतिन वहां पहुंचे हैं, तो वह इन दीवारों और सजावट को देखकर जरूर सोच रहे होंगे कि भारत का इतिहास कितना गहरा और समृद्ध है। इस महल में कुल 36 कमरे हैं और हर कमरा अपने आप में एक म्यूजियम की तरह है। लेकिन इस महल की असली शान और सबसे बड़ा आकर्षण है वह बैंक्वेट हॉल, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन ने साथ में भोजन किया। ये कोई साधारण डाइनिंग रूम नहीं है, ये वह जगह है जहां इतिहास लिखा जाता है। उस हॉल की डाइनिंग टेबल के बारे में एक खास बात मशहूर है। ये इतनी लंबी और भव्य है कि एक साथ 100 से ज्यादा लोग यहाँ बैठ सकते हैं। और जब ये लोग बैठते हैं तो सिर्फ भोजन नहीं करते, बल्कि दुनिया के नक्शे पर अपनी रणनीतियां तय करते हैं। उस हॉल की छत, वहां की लाइटिंग, सब कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि बैठने वाला महसूस करे कि वह किसी सामान्य जगह नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्थान पर है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर निजाम ने इस महल का कितना इस्तेमाल किया? क्या वह यहाँ रह पाए या किस्मत ने कुछ और ही तय कर दिया था? निजाम का सपना और भारत की आजादी का तूफान इस कहानी का सबसे बड़ा विडंबनापूर्ण यानी रोंगटे खड़े करने वाला मोड़ है। जिस निजाम ने अपनी पूरी ताकत, अपनी संपूर्ण दौलत और अपनी शान इस हैदराबाद हाउस को बनाने में लगा दी, वह खुद इस महल का सुख लंबे समय तक नहीं भोग पाए। 1928 में यह भव्य महल बनकर तैयार हुआ। निजाम दिल्ली आते थे, यहाँ ठहरते थे और अपनी शाही पार्टियां आयोजित करते थे। लेकिन फिर आया 1947 का वह ऐतिहासिक साल, जब भारत की तकदीर बदल रही थी। अंग्रेज जा रहे थे और भारत आजाद हो रहा था। लेकिन हैदराबाद के निजाम के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह भारत के साथ एकजुट होने के लिए तैयार नहीं थे। उनका सपना था कि हैदराबाद एक स्वतंत्र राष्ट्र बने। सोचिए, भारत के पेट में एक अलग देश। इस स्थिति को बर्दाश्त न करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष कहते हैं, ने यह तय कर लिया कि ऐसा कभी नहीं होने दिया जाएगा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया और निजाम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया और दिल्ली का यह आलीशान हैदराबाद हाउस, जो पहले निजाम की निजी संपत्ति थी, भारत सरकार के अधिकार में आ गया। निजाम का सपना कि वह दिल्ली में अपनी अलग सल्तनत का प्रतीक छोड़ेंगे, चकनाचूर हो गया। भारत सरकार ने इस महल को अपने नियंत्रण में ले लिया। पहले यहाँ निजाम के सिपाही पहरा देते थे, आज यहाँ भारत के एलटी कमांडोज, एसपीजी और एनएसजी तैनात हैं। यह इमारत गवाह है उस बदलाव की। यह दिखाती है कि कैसे एक राजा की जिद लोकतंत्र के सामने हार गई। आजादी के बाद लंबे समय तक यह महल वीरान पड़ा रहा या केवल कुछ छोटे छोटे सरकारी कार्यों में इस्तेमाल होता रहा। लेकिन फिर भारत सरकार ने निर्णय लिया कि इस अनमोल धरोहर को धूल में नहीं मिलने दिया जाएगा। इसे भारत का स्टेट गेस्ट हाउस बना दिया गया, यानी वह खास महल जहां केवल दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण लोग ही कदम रख सकते हैं। आज यह विदेश मंत्रालय के अधीन है
और इसका उपयोग सिर्फ हाई प्रोफाइल मीटिंग्स और कूटनीतिक बैठकों के लिए किया जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ इसकी खूबसूरती ही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी हर विदेशी मेहमान को यहीं बुलाते हैं, या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति भी है? यही वह जगह है जहां मोदी, पुतिन और अन्य वैश्विक नेता अपनी कूटनीति रचते हैं। आज के समय में जब भी टीवी पर आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से मिल रहे हैं, चाहे वह डोनाल्ड ट्रंप, इमैनुअल मैक्रों हो या अभी व्लादिमीर पुतिन, तो यह मीटिंग हमेशा हैदराबाद हाउस में ही आयोजित होती है। सवाल उठता है कि क्यों राष्ट्रपति भवन नहीं, क्यों प्रधानमंत्री हाउस नहीं और केवल हैदराबाद हाउस ही क्यों? इसके पीछे कई ठोस कारण हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। सबसे पहला कारण है प्राइवेसी और सिक्योरिटी। हैदराबाद हाउस एक किले जैसा सुरक्षित महल है। इसकी लोकेशन ऐसी है कि इसे चारों तरफ से सील किया जा सकता है। यहाँ कोई जासूस, कोई कैमरा, कोई बाहरी व्यक्ति, यहाँ तक कि परिंदा बनकर भी प्रवेश नहीं कर सकता। जब दो देशों के नेता मिलते हैं तो वे कई ऐसी बातें करते हैं जो दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए। वे डील साइन करते हैं, मैप डिस्कस करते हैं और हथियारों जैसे संवेदनशील मामलों पर चर्चा करते हैं। हैदराबाद हाउस के बंद कमरे वे स्थान हैं जहां राजाओं और नेताओं को सबसे सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके पीछे पहला कारण इसकी सुरक्षा है। दूसरा कारण इसका माहौल है। राष्ट्रपति भवन अत्यंत औपचारिक है, जहां प्रोटोकॉल का दबाव हमेशा बना रहता है। लेकिन हैदराबाद हाउस में एक अनौपचारिकता और रिलैक्स्ड माहौल है। यहाँ नेता बिना टाई के कोट उतार कर पूरी शांति और आराम से चर्चा कर सकते हैं। इसके बगीचे और फव्वारे ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जहां तनाव और कड़वाहट भी खुद ब खुद मिठास में बदल जाती है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है संदेश। जब भारत किसी विदेशी नेता को यहाँ बुलाता है तो वह उसे अपनी विरासत, अपनी दौलत और अपनी संस्कृति की झलक दिखाता है। जब व्लादिमीर पुतिन यहाँ आए तो उन्होंने महसूस किया कि भारत केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा देश है जिसकी जड़ें कितनी गहरी और शाही हैं। हैदराबाद हाउस भारत की सॉफ्ट पावर का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि हम अब अंग्रेजों के बनाए सिस्टम से आगे निकल चुके हैं और हमारी अपनी एक मजबूत लेगेसी है। आज के दौर में यानी दिसंबर 2025 में पुतिन का हैदराबाद हाउस में आना कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक भूचाल की तरह है। हर कोई जानता है कि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और पश्चिमी देशों के साथ रूस की तनातनी कितनी गंभीर है। ऐसे समय में भारत का पुतिन का स्वागत अपने सबसे खास घर में इतनी गर्मजोशी के साथ करना अमेरिका और यूरोप के लिए एक करारा झटका है। ये वह भारत है जो अब नॉन अलाइंड नहीं बल्कि ONL अलाइंड पोजीशन पर है। लेकिन अपनी शर्तों पर हैदराबाद हाउस की सीढ़ियों पर खड़े होकर जब प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन ने हाथ मिलाया तो वह तस्वीर वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर छपी। वह तस्वीर बोल रही थी कि भारत अपने मित्रों को कभी नहीं छोड़ता, चाहे दुनिया की कोई भी सुपर पावर कितनी भी दबाव डालने की कोशिश करे। यह इमारत आज भी गवाह है उस साझेदारी की जो S-400 मिसाइल सिस्टम से लेकर भविष्य की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी तक फैली है। इसी छत के नीचे बैठकर दोनों नेताओं ने उन डील्स पर साइन किए होंगे जो भारत की सेना को अगले 50 वर्षों तक अजेय बनाएंगे। हैदराबाद हाउस की दीवारों ने फिर सुना कि कैसे एक आत्मनिर्भर भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह मुलाकात केवल चाय नाश्ते के लिए नहीं थी, यह एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था। चीन, जो हमेशा अपनी चाल चलता रहता है, उसकी नजरें भी इस मीटिंग पर थीं, क्योंकि वह जानता है कि जब रूस और भारत हैदराबाद हाउस में साथ बैठते हैं तो एशिया का पावर बैलेंस भारत के पक्ष में झुक जाता है। पाकिस्तान की बात तो छोड़ दीजिए, उसकी स्थिति इतनी कमजोर है कि वह इन बड़े खिलाड़ियों के खेल को समझ भी नहीं सकता। हैदराबाद हाउस ने फिर साबित कर दिया कि दिल्ली अब ग्लोबल पावर का केंद्र बन चुका है। लेकिन दोस्तों, इस चमक दमक और हाई प्रोफाइल मीटिंग्स के पीछे हैदराबाद हाउस के ऐसे कोने भी हैं जो अक्सर कैमरों की नजरों से बच जाते हैं। हैदराबाद हाउस का मेंटेनेंस और इसकी देखरेख अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। इसके गार्डन्स में जो फूल खिलते हैं उन्हें मौसम के हिसाब से बदला जाता है ताकि जब कोई विदेशी मेहमान आए उसे भारत की प्रकृति का सबसे खूबसूरत रूप देखने को मिले। इसके किचन, जहां दुनिया के बेहतरीन शेफ काम करते हैं, वह किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। लेकिन इन सब भव्यताओं के बीच यह इमारत हमें एक और महत्वपूर्ण बात याद दिलाती है। यह हमें याद दिलाती है कि समय कितना बलवान होता है। एक समय था जब यह महल केवल एक व्यक्ति के अहंकार का प्रतीक था और आज यह 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान का प्रतीक बन चुका है। यह बदलाव है लोकतंत्र का। यह बदलाव उस भारत का है जो अब राजाओं की नहीं बल्कि संविधान की सुनता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमने अपने इतिहास को भुला दिया है। हमने उस इतिहास को, उस वास्तुकला को संजोकर रखा है और उसे एक नया मकसद दिया है। 2025 का भारत अपनी विरासतों को मिटाता नहीं है बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाता है। हैदराबाद हाउस आज भी शान से खड़ा है, यह दर्शाते हुए कि भारत की मेहमान नवाजी में जो अपनापन है वह दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। अतिथि देवो भव की परंपरा, हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा मंच यही इमारत है। जब पुतिन अपनी कार में बैठकर यहाँ से निकले होंगे तो वह अपने साथ सिर्फ समझौतों की फाइलें नहीं बल्कि इस घर की भव्यता और भारत की दोस्ती की यादें भी लेकर गए होंगे।
और यही यादें, यही पर्सनल टच अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी दिल्ली के उस जादुई महल की जिसे दुनिया हैदराबाद हाउस के नाम से जानती है। यह एक ऐसी इमारत है जो केवल ईंट पत्थर से नहीं बल्कि कूटनीति और शक्ति से बनी है। निजाम की दौलत से लेकर प्रधानमंत्री मोदी की ताकत तक इस घर ने भारत की पूरी यात्रा देखी है। आज जब 2025 में भारत विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, हैदराबाद हाउस उस सफर का एक अहम पड़ाव है। यह सिर्फ एक मीटिंग प्लेस नहीं है, यह वह रणभूमि है जहां भारत अपनी कलम और अपनी जुबान से दुनिया जीतता है। लेकिन इस दौरे ने जो लकीर खींची है वह कभी नहीं मिटेगी। भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी विदेश नीति किसी के दबाव में नहीं बनती। यकीन मानिए, आने वाले वक्त में इस घर में और भी कई बड़े फैसले होंगे जो दुनिया का नक्शा बदल देंगे, क्योंकि यह नया भारत है। यह घर में घुसकर मारना भी जानता है और अपने घर बुलाकर शाही दावत खिलाकर दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना भी। क्या आपको लगता है कि हैदराबाद हाउस की ये दीवारें अगर बोल सकती तो वह और कितने राज उगलती? क्या भारत का यह रॉयल डिप्लोमेसी तरीका चीन को पछाड़ने में कामयाब होगा? और पुतिन के इस दौरे के बाद अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? क्या वह भारत पर दबाव बढ़ाएगा या भारत की ताकत को स्वीकार कर लेगा? ये सवाल अभी भी हवा में तैर रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, खेल अभी शुरू हुआ है। असली ड्रामा तो अब देखने को मिलेगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि हैदराबाद हाउस की यह कहानी आपको कैसी लगी। ध्यान दें, इस कहानी में जिन बातों का उल्लेख किया गया है उनमें से कई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। हैदराबाद हाउस के बंद कमरे को राजाओं या नेताओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह बताना और वहां होने वाली हर गतिविधि का विस्तृत विवरण देना किसी सरकारी या आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं है। पुतिन और मोदी की लंच मीटिंग में क्या मेनू था और उसके आधार पर कूटनीतिक संदेश निकालने वाले विवरण भी पूरी तरह से पुष्टि योग्य नहीं है। हैदराबाद हाउस के बगीचों, फव्वारों और इंटीरियर के जरिए किसी नेता के मूड या बातचीत को प्रभावित करने का दावा सिर्फ कथात्मक या मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित अनुमान है। हैदराबाद हाउस की दीवारें अगर बोल सकती तो कितने राज उगलती। जैसे वाक्य पूरी तरह रूपक और कथात्मक हैं, इन्हें वास्तविक घटना के रूप में नहीं लिया जा सकता। चीन और पाकिस्तान की प्रतिक्रियाओं के बारे में जो अनुमान लगाया गया है वह भी किसी आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं किया गया है। भारत की विदेश नीति या रणनीति के विवरण, जैसे कि इस घर में बैठकर डील्स साइन करना या भविष्य के निर्णय तय करना, केवल कथात्मक अनुमान हैं और इसे वास्तविक तथ्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि ये बातें कथात्मक, ड्रामेटिक या मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं और इन्हें केवल कहानी या वीडियो प्रस्तुति के उद्देश्यों के लिए लिया गया है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी से भरा और दिलचस्प लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ऐसी ही सच्ची और दमदार कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त, परिवार और हर भारतवासी हमारे इतिहास, हमारी ताकत और हमारी कूटनीति के इस अद्भुत पक्ष को जान सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।